था तुम्हारा मीत, लेकिन अब किसी का मीत हूँ। मैं तुम्हारी हार पर हारी हुई सी जीत हूँ। कवि तो हृदय टूटने से बनता है। हमारे समय में ये सुविधा नहीं थी कि आप चैटिंग कर लें और गर्लफ्रेंड बना लें। सुविधा नहीं वो थी। सुविधा ये नहीं थी हमारे में। हमारे यहाँ तो मतलब यदि हम बाहर से आए तो 3 बार माताराम मुंह सूंघती थी, सिगरेट तो नहीं पी रखी है इसने। तो मतलब जब भी कोई लड़की देखी तो बहन जी ही निकलता था मुंह से। कभी हाय हेलो जैसा मसला नहीं रहा। तो 92 का होना चाहिए। मैं कंफर्म नहीं हूँ ये 91 है कि 2 है, 1 और 2 में से कुछ है, मैं कंफ्यूज हूँ। सर तब तो जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति को इतनी कविताएं याद हैं और हर साल मैं याद करता हूँ कि कौन सा साल है। हाँ, देशभक्ति की बात करना इस मुल्क में बीजेपी का कवि होना तय हो गया। हाँ। और ऐसा कौन वीर रस का कवि है जो देशभक्ति की बात नहीं करेगा? तो वीर रस के तो सारे कवियों पर मोहर लग चुकी है कि ये मोदी का वो है। बहुत हो चुका मोदी जी, ये मौन तुम्हारे खलते हैं, रोज सैनिकों की लाशों से जिगर हमारे जलते हैं, अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक को लटका दो। कि मैं 3 बार माफ करता हूँ। मेरे पास श्री कृष्ण नहीं हूँ कि मैं 100 गालियां 99 गालियां माफ कर दूँ। मैं 3 बार का, मेरे सारे मित्र जानते हैं, मैं विनीत रहता हूँ। 3 बार के बाद में चौहान हो जाता हूँ। फिर मेरे क्रोध की कोई सीमा नहीं है कि मैं किस हद तक चिंगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं, मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। 1-2 कवियों को तो देखकर मुझे खुद निराशा होती है कि यार ये कविता कर रहे हैं या राजनीतिक मंच, चुनाव क्यों नहीं लड़ देते? मुझे नूतन सवेरा कह रहे हैं शत्रु भी, मैं जिस तरह शैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंहनी की कोख से पैदा हुआ हूं। तो ये न समझो मां, अंतिम लाइन कहता है, ये न समझो मां कि मैं चिर नींद लेने जा रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। सज्जनों नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आप देख रहे हैं दिल से विद कमल। आज हम आपको लेकर आए हैं अरावली पहाड़ियों के बीच बसे इस खूबसूरत शहर शिमला नहीं अलवर में लेके आए हैं। ये अलवर का बड़ा खूबसूरत कंपनी बाग है। आमतौर पर अलवर जाना जाता है अपने बहुत सारे शौर्य गाथाओं के लिए, किले के लिए, लेकिन आज अलवर में मिलने वाले हैं हम उस कवि से, हमारे उस मेहमान से जो जाने जाते हैं अपनी ओजस्वी और वीर रस की कविताओं के लिए। हम बात कर रहे हैं मशहूर वीर रस कवि श्री विनीत चौहान जी की। तो आइए जानते हैं विनीत जी के बारे में। देवियों और सज्जनों, हमारे कार्यक्रम दिल से विद कमल में इस बार मेहमान है हिंदुस्तान के प्रख्यात ओजस्वी वीर रस के कवि एवं लेखक श्री विनीत चौहान। आप जाने जाते हैं अपनी आक्रामक देशभक्ति से ओतप्रोत, दिल को छू लेने वाली और हर जनमानस को झकझोर देने वाली कविताओं के लिए। आपका अंदाजे बयां इतना आकर्षक है कि हर कोई आपके मोहपाश में खिंचा चला आता है। आपने संपूर्ण भारत में अपनी कविताओं का मंचन किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने हर हिंदुस्तानी को गौरवान्वित किया है। आपके द्वारा लिखित कई पुस्तकें पाठकों को एक नई दिशा दिखा रही हैं। आप देश प्रदेश में काफी पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। तो आइए स्वागत करते हैं प्रख्यात और देश के मशहूर वीर रस कवि एवं लेखक श्री विनीत चौहान जी का। लब पे मुस्कान मंद रखते हैं, ऊंची अपनी पसंद रखते हैं, मंजिलें उन्हें ढूंढ ही लेती है जो इरादे अपने बुलंद रखते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में दरअसल हमारे जो मेहमान हैं उनकी जो मुस्कान है एक बड़ी ओजस्वी और आकर्षित करने वाली मुस्कान है, लेकिन उनके शब्दों में उनके कहने की जो बुलंद आवाज है वो सभी को प्रभावित करती है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे मेहमान वीर रस के बड़े मशहूर कवि श्री विनीत चौहान जी से। विनीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विनीत जी, हमारे कार्यक्रम का नाम है दिल से विद कमल जी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपसे सवाल ऐसे लें जो दिल से हों और हम चाहेंगे कि आप भी दिल से ही उनके जवाब दें। कोशिश करेंगे, वरना इंटरव्यू ज्यादातर स्क्रिप्टेड होते हैं। पहली बार मैं सुन रहा हूं कि कोई कह रहा है कि दिल से जो
पूछा जाएगा वो कभी तुमसे इतर होगा और दिल से जवाब दिए जाएंगे। मैं भी कोशिश करूंगा कि उनके जवाब दिल से और सच्चे दिए जा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट कुछ अनकही से। सर शुरुआत से शुरू करते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका जन्म कहाँ, परिवार, मतलब उसके बारे में बताइए सर कुछ। मेरे ऊपर दो तरह के ठप्पे हैं। मुझे लोग कहते हैं कि तुम राजस्थान से हो। हाँ जी। लेकिन मेरे बहुत आत्मीय मित्र जानते हैं कि मेरा मूल बागपत जिले से है। उस समय मेरठ जिला हुआ करता था। अच्छा जी। तो किरठल वहाँ एक गांव है बागपत जिले में उसे कीर्ति स्थल भी कुछ लोग कहते हैं। वहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध गुरुकुल है। हाँ जी। मेरी भी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई है। तो मेरा बचपन जो है लगभग वहाँ बीता है और कक्षा 6 तक मैंने वहाँ शिक्षा ग्रहण करी है। मैं गुरुकुल में भी पढ़ा हूँ। अच्छा। और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा हूँ। हाँ। पिताश्री मेरे अलवर में प्रिंसिपल थे, उस समय लेक्चरर हुआ करते थे। समय की परिस्थितियाँ ऐसा रही कि पढ़ाई की दृष्टि से फिर पिताजी हमें इधर ले आए और फिर यहीं पर हम सब भाई बहन पैदा भी हुए। और लेकिन चाचा ताऊ आज भी वहीं रहते हैं किरठल में। हम लोग अलवर में आ गए हैं। लगभग 65 वर्ष हो गए। मेरा ननियाल अलवर है। अच्छा। मेरे पिताश्री अलवर आ गए थे, इसलिए हम सब लोग भी अब यहीं आ गए। तो और परिवार में कौन कौन, मतलब माता पिता के अलावा? हाँ, भाई बहन? मेरे सबसे बड़ी बहन है, वो भी लेक्चरर से रिटायर हो गई हैं अभी। उनकी जो बेटी है वो फिल्म लाइन टीवी इंडस्ट्री में काम करती हैं, आस्था फौजदार करके। अच्छा। बाबुल का आंगन छूटे ना, ऐसे करो ना विदा, अनेक सीरियल कलर्स वगैरह पे वो आती रही है, राखी वगैरह सीरियल्स में। उसके बाद मेरे ब्रदर हैं जो इंजीनियर हैं। बहुत समय तक वो गुड़गांव रहे, आजकल वो गाजियाबाद में उन्होंने अपना मकान बना लिया है। वो वहाँ रहते हैं। तीसरे नंबर पर मैं आता हूँ। और मेरे बड़ी बेटी हैं संस्कृति, उनकी शादी हो गई है, पिछले वर्ष ही करी है। मैं इंग्लिश करके वो लेक्चरर हैं गुड़गांव में। दूसरी बेटी ने निफ्ट से फैशन डिजाइनिंग किया है, वो अपने व्यापार में लगी हुई है। तीसरा बेटा संकल्प है अनुकृति के बाद, वो मेडिकल कॉलेज जयपुर में पढ़ रहा है। ये छोटा सा परिवार है। और मैंने केमिस्ट्री से एमएससी करने के बाद में, कहाँ से की सर आपने केमिस्ट्री? मैंने बीएससी राजस्थान यूनिवर्सिटी से की और अलवर आरआर कॉलेज से की। अच्छा। और उसके बाद मैं भरतपुर चला गया एमएससी करने के लिए। एमएसजे कॉलेज भरतपुर से मैंने एमएससी केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक्स से मेरा स्पेशल सब्जेक्ट था। 28 साल मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है। 28 साल? मैं रसायन विज्ञान का। किस जगह सर? किस जगह, मतलब? अलवर जिले में। अलवर जिले में ही अलग अलग जगहों पर। शुरू में मैं लेक्चर बन के जब मैं गया था तो जोधपुर गया था मैं, गोपालगढ़ एक जगह है वहाँ पर, वहाँ मैं गया। और उसी समय के बाद में मुझे जब प्रिंसिपलशिप मिली तो मुझे लगा कि अब ये काम जिम्मेदारी का हमसे निभेगा नहीं। तो सही है। फिर मैंने वीआरएस ले लिया 4 वर्ष पहले। अब मैं सरकार की नज़रों में बेरोजगार हूँ और वैसे कविता का जो क्षेत्र है उसमें। अच्छा, वैसे काफी लोगों ने कहानी आपकी, आप बहुत कम उम्र में रिटायरमेंट ले लिया आपने। हाँ। लगा था। मैं जब प्रिंसिपल बन के गया तो एक्चुअली मैं 10 साल पहले से, उससे भी 10 साल पहले से ट्राई कर रहा था। अच्छा। कि मुझे वीआरएस ले लेना चाहिए। कारण ये था कि कवि सम्मेलन में व्यस्तता इतनी ज्यादा हो गई थी कि 2 नावों पर सवार होना बड़ा कठिन हो गया था। कि इधर मैं केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट पढ़ाऊं, उधर कवि सम्मेलन भी करूं। ये जीवन में कभी मुझसे नहीं हुआ कि कवि सम्मेलन के कीमत पर मैं अपने छात्रों का भविष्य उस पर लगा दूं, दांव पर। मैं कवि सम्मेलन में से लौटता था, चाहे मैं प्लेन से लौटा हूँ या जैसे भी एयरपोर्ट से मैं टैक्सी करता था और बच्चों को पढ़ाता था। या अलवर जैसे था, मैं पास में किशनगढ़ एक जगह है, वहां मैं जाता था। तो संडे के दिन भी मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने। जीवन में कभी मेरे ऊपर ये आरोप नहीं लगा। मतलब आप हमेशा इससे अपनी तरफ से आपने पूरी कोशिश की है कि दोनों को बैलेंस करके चलें आप। उस बीच में लेकिन ये हुआ कि स्वास्थ्य प्रभावित होना शुरू हो गया। बिल्कुल। क्योंकि रात भर आप जग रहे हो और आपको फिर क्लासरूम में पढ़ाना है। और प्रैक्टिकल्स भी होते हैं हमारे यहाँ, तो सब चीज़ें हैं। तो रात्रि जागरण के कारण से बीपी आदि की समस्याएं मुझे शुरू हो गई। बिल्कुल। तो मैं बहुत दिनों से प्रयास करता रहा कि मुझे छोड़ देनी चाहिए सर्विस। लेकिन आप जैसे मित्र लोग, अरे अब तो फलाना पेंशन का वो इतना साल और करो, अच्छी पेंशन मिलेगी। या श्रीमती जी कहती थी कि साहब हमने तो लेक्चरर से शादी करी थी, आप तो बेरोजगार हो जाओगे। तो इसलिए हम सर्विस छोड़ नहीं पाए। बाद में जब छोड़ने का निर्णय कर लिया, मैं कहा अब ये काम नहीं चलेगा, तो मैंने सीधा फार्म भर के बीकानेर भेज दिया रिटायरमेंट का। और तब लोगों से कहा मुझे सलाह दो, मुझे सर्विस क्यों नहीं छोड़नी चाहिए। तब तक मेरा मां स्वीकृत हो चुका था। सर जैसे होता है कि लाइफ में ना, एक जैसे फिल्म में देखते हैं फ्लैशबैक में आते हैं सर,
आपने अपनी लाइफ बताई, बड़ी अच्छा मजा आया, लेकिन हम चाहते हैं कि कवि के तौर पे कैसे आपका मतलब जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे पदार्पण हुआ सर आपका? एक्चुअली क्या था, मेरे पिताश्री कवि हैं, बलबीर सिंह जी करुण, देश के सुनामधन्य कवि हैं। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी, श्यामनारायण पांडे जी, सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्र कवि, इन सबके साथ काव्य पाठ किया है। उससे पहले वो लाल किला जा चुके थे। तो घर में वातावरण तो कविता का था, लेकिन मैं लिखता नहीं था कविता। अच्छा। हमारे यहाँ नीरज जी वगैरह सब लोग कवि लोग आते थे, लेकिन मैं डिबेट बोलता था, वाद विवाद प्रतियोगिताएं बोलता था। और मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का बेस्ट डिबेटर रहा, आरआर कॉलेज का बेस्ट डिबेटर रहा, एमएसजे कॉलेज का बेस्ट डिबेटर रहा। शैलेश लोढ़ा जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हैं, वो भी डिबेटर थे। मेरी उनसे जो मित्रता या पहचान हुई शुरुआत में, वो उसी नाते हुई। वो जोधपुर यूनिवर्सिटी से बोलते थे, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से बोलता था। तो एक बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में हम लोग मिले दोनों, वहाँ से परिचय हुआ। तो मंच का जो भय था वो तो मुझे था ही नहीं। घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ कि एक बार अलवर में पिताजी ने एक छोटी सी गोष्ठी करी, और उसके अंदर एक कवि हमारे बाहर से आने थे हास्यरस के, वो किसी कारणवश आए नहीं। तो पिताजी ने कहा कि ये लगभग 84 के आसपास की बात होगी, जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी। तो पिताजी कहने लगे, यार वो कवि नहीं आया, ऐसा कर तू मेरी कविता ही पढ़ दे, आज एक देखा जाएगा। वो गोष्ठी में थोड़ा रौनक सी, आज कवि कम पढ़ रहे हैं। तो मैंने पिताजी से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा नहीं, कविता तो मैं फिर अपनी ही पढ़ूंगा। तो मैंने टूटा फूटा जो भी कुछ हुआ, वो मुझे याद भी नहीं कि वो मुक्तक थे कि गजल थी कि कविता थी, क्या था मुझे जो दिमाग में आया वो मैंने लिख दिया, और उसको मैंने वहां पढ़ दिया। वहाँ हमारे एक भाजपा के नेता बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि विनीत, यदि आज मैं निर्णायक होता इस कवि सम्मेलन का, तो तुम्हें फर्स्ट स्थान देता। क्या बात है सर, बहुत। तो वो ये मेरे पहला दिन था। मेरे एक मित्र ने कहा कि यदि विनीत तने कविताएं अपनी खुद लिखी हैं, तो मैं दावा करता हूं कि तू 1 साल बाद जो है अखिल भारतीय कवि होगा। क्या बात। तो मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता, पर कविता मैंने लिखी है। सौभाग्य से फिर धीरे धीरे क्रम आगे बढ़ने लगा। और 2 वर्ष में मैं 1 वर्ष में ही सहारनपुर अखिल भारतीय गोहाल मेले में मेरा पहला कवि सम्मेलन वो था। फिर 12 में गया, सरदार शहर चूरू गया, फिर तो देश में क्रम चल पड़ा। तो हाँ सर, एक सवाल कि आपने जब शुरू की, ये शुरू से ही वीर रस की कविताएं आई या कैसे, मतलब हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल में मेरा मानना ये है, वो है ना, आ से उपजा होगा गान, वही होगी चुपचाप कविता आंखों से अनजान। कवि तो हृदय टूटने से बनता है। या यूं कहूं कि हर कवि जो है वो अंदर से गीतकार होता है, गजलकार होता है। जैसे शुरुआत में जब होता है तो बैटिंग से शुरू करता है आदमी, फिर फील्डर बनता है कि विकेट कीपिंग करता है कि बॉलिंग करता है, बाद में तय होता है। शुरुआत वो बैट बॉल लेके निकलता है। तो शुरुआत में कोई गीत गजल लिखता है, कोई शेर व शायरी करता है, कभी हास्यरस भी लिखता है। तो मैंने हास्यरस भी लिखा शुरू में। जब मैं यहाँ एक बीएड कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, तो मैंने लिखा बीएड कॉलेज में मेरा पहला दिन क्या क्या मेरे साथ वहाँ हुआ। गर्ल्स कॉलेज में मेरी पहली पोस्टिंग हुई, वहाँ मेरे साथ क्या क्या, हास्यरस भी लिखा। और जैसा मैंने कहा कि टूटे दिल वाले, तो गीत गजलें भी कही। और मैंने कहा भी, मत सोचो कि समंदर कभी रोता नहीं है, सच तो यह है कि अपनी कहानी वो किसी से कहता नहीं है। क्या बात। तो वो गीत और गजलें भी आदमी लिखता है, लेकिन चूंकि बाद में लोगों का वीररस सुनना ज्यादा प्रिय हो गया मेरे से के द्वारा, तो फिर आदमी कहता अब गीत गजल रहने तो विनीत चौहान तुम तो वही मारधाड़ करो। तो वैसा ही कुछ हो गया फिर मेरे साथ। अच्छा, वैसे ये बड़ी कमाल की बात है कि दिल टूटने के बाद आदमी मतलब वियोग रस में न जाके वीर रस में चला हाँ। गया तो शुरुआत में तो मैंने भी गजलें लिखी हैं, गीत भी लिखा है। था तुम्हारा मीत लेकिन अब किसी का मीत हूँ, मैं तुम्हारी हार पर हारी हुई सी जीत हूँ। तो ये किसी का वियोग में भी कभी लिखा था। तो सर मैं नहीं चाहता कि हमारे दर्शक इससे रहें, प्लीज कुछ मतलब हो जाए। आप वीरस के कवि से श्रृंगार से शुरुआत करवा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जो आपका सर मन करे, बिल्कुल। और ये मेरे एक असल में कहानी कुछ कुछ मेरी भी थी ये। लेकिन ये मेरे एक मित्र की कहानी है, नाम मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ। आज वो देश के बड़े कवि हैं। उनकी शादी जो है तय हो गई थी एक जगह, जिसको वो चाहते थे उससे उनकी शादी हो नहीं रही थी। ये बात अलग है, आज तो उनकी शादी उससे हो गई है। तो बड़े वो परेशान थे, कहने लगे कि यार विनीत, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपराधी हो गया हूँ उसका, लड़की का। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। वो बड़े परेशान, कंधे पे सर रखे रोए। तो मैंने रास्ते रास्ते में एक गीत लिखा। उस गीत का एक जितना मुझे याद है मैं सुना देता हूँ। और ये बड़ी अजीब बात है कि आप किसी दूसरे के दुख को अपना दुख समझ के लिख रहे हैं। बिल्कुल सर।
तो जब उसकी शादी तय हो गई, लड़की को छोड़ना तय हो गया, तब मैंने लिखा कि था तुम्हारा मीत लेकिन अब किसी का मीत हूँ, था तुम्हारा मीत लेकिन अब किसी का मीत हूँ, मैं तुम्हारी हार पर हारी हुई सी जीत हूँ, था तुम्हारा मीत लेकिन अब किसी का मीत हूँ। तो मैंने क्या कहा कि मत दिलाओ याद मुझको वो सभी पागल तराने, याद मुझको मत दिलाओ वो सभी मौसम सुहाने, छूट गया जो सरगमों से मैं वही संगीत हूँ, था तुम्हारा मीत लेकिन अब किसी का मीत हूँ, मैं तुम्हारी हार पर हारी हुई सी जीत हूँ, था तुम्हारा मीत लेकिन। सर क्या बात है, बहुत खूब सर, बहुत अच्छे। ये मैंने लिखा उस समय। हाँ। और उसके 3 दिन बाद उसने सूचना दी कि नहीं यार, शादी तो मैं वहीं करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने किसी बच्चे को किसी भीड़ भरे मेले में अकेला छोड़ दिया है, इसलिए मैं ये पाप नहीं करूंगा। और उसने फिर घर से विद्रोह करके वो शादी करी, और आज ईश्वर की दया से वो सफल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर खेल कौन से खेले हैं आपने, मतलब स्पोर्ट्स में रहे हैं कभी? आपको हैरत होगी जान करके, स्पोर्ट्स में वैसे तो मैं नहीं रहा, लेकिन यदि मैं खेलता था तो मेरा प्रिय गेम सुनोगे तो आपको बड़ी हैरत होगी। मैं कबड्डी का मैं कबड्डी मेरा प्रिय गेम रहा हूँ। वॉलीबॉल भी खेली है मैंने, क्रिकेट बैडमिंटन भी खेल लिए, लेकिन कबड्डी मेरा प्रिय गेम था, मतलब प्रिय गेम। और वो पिताजी के कारण था। पिताजी मेरे कबड्डी और कुश्ती के अच्छे प्लेयर रहे हैं। इवन वो तो पाकिस्तान की टीम के विरुद्ध भी उन्होंने कबड्डी खेली है, और कई उनके नाम उत्तर प्रदेश में जब वो पढ़ते थे बड़ौत में, तो कई रिकॉर्ड दर्ज हैं आज भी वहाँ उनके। सर आपके गृहस्थ जीवन के बारे में आते हैं, कुछ बताइए सर, मतलब कब कैसे कहाँ? हाँ, हमारे समय में ये सुविधा नहीं थी कि आप चैटिंग कर लें और गर्लफ्रेंड बना लें। सुविधा नहीं वो थी? सुविधा ये नहीं थी हमारे में। हमारे यहाँ तो मतलब यदि हम बाहर से आए तो 3 बार माताराम मुंह सूंघती थी, सिगरेट तो नहीं पी रखी है इसने। तो इसलिए वो सब संस्कार वैसे रहे। तो मतलब जब भी कोई लड़की देखी तो बहन जी ही निकलता था मुंह से। कभी हाय हेलो जैसा मसला नहीं रहा। तो इसलिए हमारे कवि मित्र हैं जो है कुमार विश्वास, हमारा बड़ा बदमाश दोस्त है। तो वो तो कहता है ये तो जगत भैया है। ये तो जिस दिन भाभी से मिला होगा उस दिन भी राखी घर में ही बंधवा ली होगी। तो मेरे बारे में ये कहा जाता है कि मैं एमएससी में था तो सारी लड़कियां मुझे राखी भेजती थी। मैं जब टीचर हो गया तो सारी मैडम मुझे राखियां भेजती थी। यानी कहा जाता है कि बाकायदा भेजी जाती थी। मेरा यहाँ तक हाथ भर जाता। हकीकत है ये। तो वो उनके यार मेरे चेहरे पे ही कुछ ऐसा भैया भाव लिखा हुआ था। तो सर विवाह के लिए मतलब परिवार ने तय किया रिश्ता? हाँ, मैं लेक्चरर बन के चला गया था जोधपुर। अच्छा जी। तो पीछे से यहाँ हमारी बहन के बगल में ऋचा जी जो मेरी बाद में पत्नी हो गई, हाँ जी। तो वो रहती थी उनकी बगल में। वो उनके ब्रदर वो यहीं कॉलेज में पढ़ते थे। एमए उन्होंने किया पॉलिटिकल साइंस से, टॉप वॉप भी किया उन्होंने। तो उनको वो पसंद थी वो। तो उन्होंने कहा कि शादी वादी का मूड है फलाना। मैं कहा करेंगे, जैसा कि वो कहता कर लेंगे। तो उनका नहीं तुम देखने आ जाओ और ये है। उन्होंने दिखाया भी और हमने कहा नहीं अभी कोई शादी का मूड नहीं है। फिर पता नहीं मैं क्या वहाँ जाके भावुक सा, मुझे लगा यार घर वालों की इच्छा को तुम तिरस्कार कराए। अकेला आदमी रहता तो भावुक हो जाता है। तो मैंने कहा अब तुम्हें जहाँ जचे वहाँ शादी कर लेना। उन्होंने आप देखा ना, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं देखा। और सीधा यहाँ से पत्र गया पिताजी का, इतनी तारीख को तुम्हारी सगाई है। अच्छा। तो मतलब ये तय कर चुके हैं। मैंने कहा मैं तो चॉइस भी नहीं थी कि मैं उसको दोबारा, मैं तो उस दिन तो उस दृष्टि में देखा ही नहीं क्योंकि शादी भी नहीं करनी थी। लेकिन फिर तय हुआ और ऋचा जी हमारे जीवन में आ गई। सर कौन सी तारीख की शादी हुई आपकी? तारीख तो 7 दिसंबर है, अभी गई है। 2-3 दिन पहले ही गई है। उसके आप 3-4 दिन बाद यहाँ हैं। कौन से साल में? ये बड़ा टिपिकल सवाल है। ऋचा यदि इस इंटरव्यू को देखेंगी तो बड़ा मुझे मार पड़ सकती है। हमारे बच्चों की तरफ से मुझे कहा जाता है कि पापा नहीं तो आपको अपना मम्मी का बर्थडे याद रहता, न आपको मैरिज एनिवर्सरी याद रहती, न बच्चों का कुछ याद रहता। तो मैं समझता हूँ शायद ये 92 का होना चाहिए। मैं कंफर्म नहीं हूँ
ये 91 है कि 2 है, तो 1 और 2 में से कुछ है, मैं कंफ्यूज हूँ। सर तब तो जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति को इतनी कविताएं याद हैं और हर साल मैं याद करता हूँ कि कौन सा साल है। हाँ, तो वो साल तो नहीं है, पहले तो मैं तारीख भी याद नहीं रहती, फिर तारीख मैंने याद करने का एक बड़ा अच्छा तरीका अपनाया। 7 तारीख का भी 7 दिसंबर 7 दिसंबर, तो मैंने कहा यार 6 दिसंबर को ढांचा ढाया गया और 7 दिसंबर को ये ढांचा ढाया गया, तो ऐसे करके मैंने ये याद किया। अरे वरना बड़ा मुश्किल होता था मुझे याद कर पाना। सर अब तक का जो आपका पहलू रहा वो मोस्टली आपके नजदीक वाले जानते होंगे, आपके जो चाहने वाले हैं। हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो बिल्कुल अंतरंग होंगे। बिल्कुल। आप ये बताइए, भगवान में विश्वास रखते हैं आप? हाँ, पक्का। तो कौन से भगवान का स्वरूप है जिनको आप मानते हैं? हमारे समाजी हैं, इसलिए हम निर्विकार को उसको ही मानते हैं। कोई विशेष स्वरूप नहीं है कि मैं हनुमान जी या शिव जी को मानता हूँ। हमारे यहाँ यज्ञ हवन होता है, त्योहारों पर होता है, माँ सुबह और शाम संध्या करती हैं। लेकिन मैं यदि किसी मित्र के साथ हनुमान जी के मंदिर में हूँ, वहां भी झुक जाता हूँ। शिव जी के मंदिर में हूँ, वहां भी झुक जाता हूँ। किसी मस्जिद के सामने जा रहा हूँ और कुछ ऐसा है दृश्य, या चर्च में हूँ, मैं यूके गया था, वहां मैं चर्च में भी चला गया था। मुझे तो कोई बंधन नहीं है, मैं धर्मों के प्रति थोड़ा सा उदार हूँ। सर आप ना मतलब जैसे कवि सम्मेलन करते हैं और आप खुद टीचिंग प्रोफेशन में रहे हैं, तो हमेशा आपकी पोशाक को लेकर बड़े संवेदनशील रहे होंगे आप। मैं जानना चाहूंगा आपकी फेवरेट पोशाक क्या है, मतलब अब जिसमें सबसे कंफर्टेबल फील करते हैं आप, मतलब बढ़िया। देखिए, मैं जब मंचों पर आया था तो मैं बहुत जल्दी आ गया था और पतला दुबला सा था। तो स्वाभाविक है हमें लोग कवि नहीं मानते थे। मैंने यार ये लड़का सा कैसे कवि हो सकता है, वो भी अखिल भारतीय उस पर आ गया था। मैंने संयोग से या ईश्वर कृपा से संघर्ष नहीं किया मंचों पर। बहुत जल्दी, मतलब मेरे को 2 वर्ष में तो अखिल भारतीय मंच मुझे मिल गए थे, लेकिन मैं कभी नहीं लगता था। नया अब समय ओम प्रकाश आदित्य बैठे हैं, हरिओम पवार हैं, अशोक चक्रधर हैं, ये बिग गन संतोष आनंद जी हैं, उनमें एक लड़का विनीत चौहान भी पतला दुबला था। इवन 94 में तो मैंने लाल किला पढ़ दिया था, जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस पर आए थे, तो सबसे पतला दुबला मैं एक कोने में बैठा हुआ था। और नए कवियों में बस अरुण जैमिनी जी और सुनील जोगी, ये 3, बाकी सब बिग गन, कन्हैयालाल नंदन, रमानाथ अवस्थी, मधुर शास्त्री, सब बैठे हुए थे। तो मैं क्या करता था, कुर्ता पजामा और जैकेट जानबूझ के पहनता था ताकि लोग समझ ले ये भी कवि है, वरना तो गाड़ी रोक दी, हम कहना ये बच्चा कहाँ जा रहा है, इसको अंदर करो। तो मैंने कुर्ते पजामे से शुरुआत करी, जैकेट वैकेट पहने और लगभग 10-15 वर्षों तक पहना। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा मंच मॉडर्नाइज हुआ, सोफा आ गए मंचों के ऊपर, और सूट आ गए, और डिजाइनर शर्टें, डिजाइनर जैकेट आ गई। अब मैं भी कोट पैंट ही पहनता हूँ, तो कंफर्टेबल वही है, अब वही है। अब उसमें जैसे थोड़ा बंद गले का कोट मैंने शुरू कर दिया इन दिनों, ये शुरू किया। सर फिल्में देखने का शौक है? बहुत कम, बहुत कम। कोई ऐसी जो फेवरेट रही हो फिल्म? वो भी आपको सुन के हैरत होगी। कौन सी? बहुत सारी फिल्में मैंने देखी हैं जीवन में। मुझे अब तक की जिस फिल्म ने सर्वाधिक मुझे प्रभावित किया है वो थी आशिकी 2। आशिकी 2, ये जो अभी श्रद्धा कपूर जिसमें है, और उस दूसरे काउंटर पार्ट हीरो का, हाँ जो भी हैं, लेकिन वो इतनी संवेदनशील मूवी है, अद्भुत है। और कुछ कुछ उसमें देखकर ऐसा लगता है ना, जैसे दास्ताने दिल कभी अपनी सुनाकर देखना, सारी दुनिया कह उठेगी ये कहानी है मेरी। क्या मुझे कई बार उसके अंदर कुछ सीन ऐसे लगे जो मेरे जिंदगी से रिलेटेड लगे, तो वो मूवी मुझे। फेवरेट कोई एक्टर रहे हैं? एक्टर मुझे अपोजिट है, लेकिन कौन? एक्टर नाना पाटेकर मेरे प्रिय रहे। सर जाहिर सी बात है, वीर रस के कवि हैं आप, तो क्रांतिकारी टाइप फिल्म मुझे आशिकी 2 अच्छी लगी अब तक की सबसे, जिसे मैं कई बार देखना चाहूंगा। देखिए एक बार ही है, लेकिन जिस एक्टर को देखकर मुझे लगता है कि हूबहू ये वो है जो मैं हूँ। मैं जिंदगी में भी वही हूँ। मैं यदि वीररस मंच पर पढ़ रहा हूँ तो मैं जिंदगी में भी वीररस का आदमी हूँ। बिल्कुल। मैं कई बार कहता हूँ कि वीररस के कवि बहुत हैं आज मंचों पर, आदमी बहुत कम है। अरे वाह। मैं वीररस का आदमी भी हूँ और वीररस का कवि भी हूँ। मैं अन्याय को देख नहीं सकता, फिर चाहे वो मंच पर हो रहा हो, चाहे विद्यालय में हो रहा हो, चाहे वो समाज में हो रहा हो या ट्रेन में हो, मेरा झगड़ा हो जाएगा फिर वहां से। हाँ, तो मूड नाना पाटेकर और मैं अकेला चलो, और मैं ये क्या, मैं बहुत उद्वेलित हो जाता हूँ। कहीं कुछ अनुशासनहीनता मुझे लग जाए, कहीं कूड़ा पड़ा हुआ मैं देख लूँ, कोई लेफ्ट हैंड की बजाय राइट हैंड से निकल रहा है, तो उतना ही उत्तेजित हो जाऊं जितना नाना पाटेकर हो जाता है। सर एक्ट्रेस कोई? एक्ट्रेस मैंने अभी बताया, श्रद्धा कपूर। एक्टिंग पसंद नहीं आई, मैं कह रहा एक्टिंग मुझे नहीं मालूम क्या होती है। मैं उसकी मासूमियत जो है ना उसके अंदर, मतलब मेरे सामने, मैं क्रूर से क्रूर आदमी के सामने मैं झुक नहीं सकता,
कितना ही बड़ा पठान हो, कितना ही बड़ा तुम बादशाह हो, लेकिन मुझे मासूमियत मुझे 1 मिनट में प्रभावित कर सकती है। पुलिस के यहाँ एक शब्द लिखा रहता है, अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास। हालांकि ऐसा बहुत कम पाया जाता है, वहां लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इस शब्द को जिया है। गुंडे लड़के यदि देख लिया उन्होंने विनीत सर आ गए हैं तो इधर उधर निकल लेंगे, और यदि छोटे बच्चे हैं उन्होंने देखा विनीत सर आ गए तो उनको पता है कि अब हमारा संरक्षक आ गया है। तो मेरे दोनों स्वरूप रहे हैं। सर, हिंदुस्तान में रहें और राजनीति से दूर रहें, ऐसा तो असंभव है। कोई एक नेता रहे हैं जो मतलब प्रिय रहे हों, मतलब लाइफ टाइम में अगर देखा जाए सबसे मनपसंद नेता किसे? देखिए, अटल जी जिस समय थे, राजनीति कर रहे थे, उस समय मेरे को राजनीतिक समझ इतनी ज्यादा नहीं थी। वो लोकप्रिय थे, सब तरह से थे, तो उनके साथ मैंने कविता भी पढ़ी है लाल किले से, तो मुझे अच्छे लगते थे। लेकिन यदि कोई इसे मुझे अंधभक्त की संध्या न दे दे, अच्छा, ना तो मैं मोदी जी का फैन हूँ। अच्छा, ये भी डर रहता है? अरे तुरंत मतलब ये तो साहब, मतलब देशभक्ति की बात करना इस मुल्क में बीजेपी का कवि होना तय हो गया। और ऐसा कौन वीर रस का कवि है जो देशभक्ति की बात नहीं करेगा? तो वीर रस के तो सारे कवियों पर मोहर लग चुकी है कि ये मोदी का वो है। ऐसा नहीं है कि हमने मोदी जी के कोई विरोध में नहीं लिखा। यदि उन्होंने कश्मीर में जब वो आए तो मेरी पहली पुस्तक का विमोचन मोदी जी ने किया, 10 बार उन्होंने मुझे सुनाया अहमदाबाद में जब सीएम होते थे। हमने विरोध में भी लिखा, बहुत हो चुका मोदी जी, ये मौन तुम्हारे खलते हैं, रोज सैनिकों की लाशों से जिगर हमारे जलते हैं, अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक को लटका दो। ये मैंने ही लिखा, बहुत हो चुका। मेरी पुस्तक का नाम है बहुत हो चुका, शीर्षक ही यही है उसका, मेरी चौथी पुस्तक का। लेकिन यदि कोई ठीक कर रहा है, 370 धारा हटा रहा है, कश्मीर में जैसे भी आतंकवाद को कुचला जाता है उसने कुचलने की कोशिश की, पता नहीं क्यों स्तुतियां मान ली जाती हैं यदि किसी के काम की सराहना कर दी जाए। अब यदि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता इसमें कोई गलत काम वो कर रहे हैं। अब उसका उनको राजनीतिक लाभ भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मोदी जी कश्मीर में कोई काम करेंगे, उसका लाभ भी उनको मिलेगा। तो ये किस किताब में लिखा हुआ है कि आप नेगेटिव काम ही करो, पॉजिटिव काम करोगे तो उसका राजनीतिक लाभ मत लो। पॉजिटिव काम करो। लोग विष बेच करके वोट खरीद रहे हैं, तुम तो अमृत बेचकर खरीद रहे, तो क्या बुराई है? बिल्कुल कोई को भी करना चाहिए। सर, जैसे कि अमूमन क्या होता है, हर आदमी ना एनालिसिस बड़ा अच्छा करता है, तो वैसे भी शिक्षक रहे हैं, ऊपर से वीर रस के कवि रहे हैं, अपना कोई सबसे पॉजिटिव पॉइंट पता है सर? क्या आपका मजबूत पक्ष है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको जिक्र कर दिया, मैं न्याय के पक्ष में किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। मतलब ये मेरा सबसे स्ट्रांग पॉइंट है। और गलत बात किसी के भी सामने हो, मैं बेधड़क कह सकता हूं। सर, नेगेटिव कोई पॉइंट मेरा? अत्यंत क्रोधी हूं। अच्छा, गुस्सा जल्दी आ जाता है? बहुत ज्यादा। लेकिन मैं अपने बारे में सबसे कहता हूं कि मैं 3 बार माफ करता हूं। मेरे पास श्री कृष्ण नहीं हूं कि मैं 100 गालियां 99 गालियां माफ कर दूं। मैं 3 बार का, मेरे सारे मित्र जानते हैं, 3 बार तक कि मैं कुछ भी आपने गलती कर दी है, मेरे प्रति कुछ कटु वचन दिया है, मैं क्षमा करता हूं, कोई बात नहीं, हो जाती हैं गलतियां, मैं विनीत रहता हूं। 3 बार के बाद मैं चौहान हो जाता हूं। फिर मेरे क्रोध की कोई सीमा नहीं है कि मैं किस हद तक। सर, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत रही है, लेकिन एक कोई पल है जो सबसे यादगार पल रहा आप तक, ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे सर? यूं तो लाल किला जब मैं गया था वो मेरे रोमांच के लिए क्षण था। और पहले ही लाल किला कवि सम्मेलन अटल जी मौजूद थे उस कवि सम्मेलन में। तो ये पल मंचीय दृष्टिकोण से यदि मैं कहूं, ये 94 की बात, 94 में नहीं, वाकई में सर बड़ी। तो इतनी जल्दी में 92 में मेरी शादी हुई, सर्विस लगी 90 में मेरी, और 4 साल बाद ही मैं लाल किले के मंच पर था और अटल जी वहाँ मौजूद थे। ये भी मेरे जीवन का एक अच्छा क्षण है। सर, हम चाहते हैं कि इस मौके पे आप अपनी कोई मतलब वीर रस की कविता जो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें सर। मैं राजस्थान में रहने लगा और तो बाहर के लोगों का एक बड़ा आरोप लगने लगा कि तुम्हारे यहाँ पानी नहीं है। तो मैंने उसकी 4 पंक्तियां ली और लड़ते मरते बहुत ज़्यादा हो, तो मैंने कहा, जहाँ शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया। राजस्थान क्या है? जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं। राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं।
पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं, जहां फूल सी कोमल नारी शोलों पर चलती हैं और वंश की बेल नुकीले भालों पर पलती हैं। ये राजस्थान है। तो लोगों ने कहा कि इतना खून क्यों छिड़कते हो? अच्छा। जब देखो जब खून छिड़कते हो। हाँ। मैंने उसका भी एक बड़ा प्यारा सा उत्तर दिया। राजस्थान को रेगिस्तान भी लोग कहते हैं, तो राजाओं का स्थान, लेकिन बाहर लोग इसे रेगिस्तान मानते हैं। बिल्कुल। जैसलमेर में इधर रेत बहुत है, वहां से पाकिस्तान बहुत दूर नहीं है। तो मैंने कहा चिनगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं। हम इतना खून क्यों छिड़कते हैं? उसका उत्तर समझना आप। चिनगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं, मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। क्या बात। इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। तो ये मैंने राजस्थान की परिभाषाएं अपनी कुछ कविताओं में देने की कोशिश करी है। बाकी तो मंचों पर। नहीं सर, बहुत खूब। तो दर्शकों, ये था हमारा पहला सेगमेंट कुछ अनकही, जिसमें विनीत सर ने अपने जीवन के बारे में बड़ी अच्छी रोचक बात बताई। अब आइए चलते हैं दूसरे राउंड में, लेते हैं आपके सवाल जनता जानना चाहती है। सर, हमारा दूसरा सेगमेंट है जनता जानना चाहती है। जब आपने हमें समय दिया तो हमने कुछ जो सोशल मीडिया पे हैं उनसे कहा, तो उनके कुछ सवाल है सर, मैं चाहूंगा आप जान लें। सबसे पहला सवाल है, अभिषेक शर्मा है बड़ौत के जी। ये भली भांति जानते हैं कि आप केरठल गांव के रहने वाले हैं सर। तो इनका सवाल ये था कि बड़ौत क्षेत्र की ओर से कोई वीर रस का कोई कवि, स्पेशली वीर रस का कवि कोई नहीं आया, क्या कारण मानते हैं आप? नहीं, वीरस के कवि तो आ रहे हैं, लेकिन उसको कोई क्षेत्र से हम नहीं जोड़ सकते। यूं तो मैं बड़ौत कभी पुराने समय से लूं और मेरठ को पूरा सर्किल मान लूं, तो देश के जो सबसे प्रसिद्ध कवि हरिओम पंवार जी मेरठ से हैं। ठीक है। अब नहीं सर, आपके बाद मतलब जो नई जनरेशन, हाँ, उसके बाद उस क्षेत्र से कवि कम आए, ये कह सकते हैं। बड़ौत क्षेत्र से नए कुछ बच्चे लिख रहे हैं, लेकिन अभी उनको मंच पर आने में थोड़ा समय लगेगा। जहां तक वीरस का सवाल है, हास्यरस को लोग बहुत जल्दी पसंद कर रहे हैं, उससे बहुत जल्दी आदमी बिक रहा है, मंच पर दिख रहा है, तो उसमें मेहनत भी थोड़ा सा कम लगती है। मुझे क्षमा करेंगे वीरस, हमारे जो हास्यरस के लोग इसे सुनेंगे तो बाद में कहेंगे कि विनीत चंद कैसे कह रहा है हास्यरस का। दरअसल में जिसे हास्यरस मान लिया गया है आज की तारीख में, वो चुटकुले हो गए। तो 5 चुटकुले याद करो और आप हास्य कवि हो गए। उसके बाद आप 4 लाइन छोटा सा एक मुक्तक कह दो, तो वो ज्यादा आसान लगा नए कवियों को आने में। इसलिए वीरस के कवियों को आने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो आदमी कम मेहनत करना चाहता है, शायद ये भी कारण रहा हो। बिल्कुल सर। सर, दूसरा सवाल है हमारा, राजस्थान के ही दीपेंद्र शेखावत जी हैं, एयरफोर्स में कार्यरत है। इनका सवाल ये है कि जो कवि है वो एक तरह से समाज का प्रतिनिधित्व करता है। आमतौर पर जाना जाता है कि जो कवि होते हैं वो खुल के बात करते हैं, वो किसी से नहीं डरते। लेकिन क्या मीडिया की तरह कवि भी आजकल बट गए हैं? जैसे आप बता रहे थे कि मोदी में या अपोजिट, कुछ ऐसा है, मतलब मानते हैं आप ऐसा? कुछ राजन, देखो कवि जो है वो कोई बाहर ऊपर से टपक के नहीं आया है। हमारे यहाँ भी अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है कि कोई भाजपा से रिलेटेड है, कोई सपा से रिलेटेड है, कोई कांग्रेस से रिलेटेड है। इवन कुछ कवि ऐसे रहे भी हमारे पहले भी जो बाकायदा राजनीति से चुनाव भी लड़े। सत्तन जी भाजपा से रहे हैं, अटल जी तो सबसे अटल जी भाजपा से हमारे कवि भी रहे हैं, बाल कवि बैरागी कांग्रेस से रहे हैं, सपा से हमारे उदय प्रताप जी हैं, मुलायम सिंह जी के गुरु रहे हैं। लेकिन ये जो तीनों कवि थे, ये वाकई कवि थे और इन्होंने कभी अपनी विचारधारा को मंच पर हावी नहीं होने दिया। दुर्भाग्य से हमारा आज का जो कवि है, मुझे कहने का हक दीजिएगा कि वो मंच पर दिख जाता है कि ये भाजपा का है या कांग्रेस का है, पता चल जाता है सर। 1-2 कवियों को तो देखकर मुझे खुद निराशा होती है कि यार ये कविता कर रहे हैं या राजनीतिक मंच, चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते। तो इतना मत करिएगा, क्योंकि वहां जब आप खड़े हैं ना, तब आप एज एक पॉइंट खड़े होने चाहिए। बिल्कुल, एक पार्टी की विचारधारा लेकर खड़े नहीं होने चाहिए कि आपको लगे कि तो फलां पार्टी का, फिर आपको जो राजनीति ज्वाइन करनी चाहिए। अमिताभ जी ने एक बार चुनाव लड़ने की गलती करी थी, उसके बाद वो कभी चुनाव लड़े। हिम्मती नंदन बहुगुणा जैसे बड़े व्यक्ति को उन्होंने हरा दिया, लेकिन ऊपर ठप्पा लगना शुरू हो गया। तो मेरे हिसाब से कवियों को राजनीति से बचना चाहिए और कम से कम अपनी कविता में ऐसा प्रदर्शन ना हो कि आप पर कोई राजनीति का ठप्पा लग जाए, वो नहीं होना। सर, हमारे एक दर्शक हैं, ये दिल्ली में टीचर हैं, एनसीसी के टीचर हैं, श्री गजेंद्र कौशिक जी। सर, इनका सवाल खुद ये है, क्योंकि आप एक टीचर भी रहे हैं,
फिर उसके बाद कवि सम्मेलनों में भी ज्वाइन किया है। उनका मानना है कि जो कवि हैं सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, एक जो मतलब बाकी किसी व्यवसाय में होता है, उनको एक वित्तीय सहायता या कुछ इस तरह से मतलब सपोर्ट नहीं दी जाती, स्पेशली कवियों को। आप क्या कहेंगे इस मामले में? मतलब होने चाहिए या कुछ इस तरह का नहीं? क्योंकि एक कला है, अगर आप आर्थिक तंगी में रहेंगे तो क्या कविता लिख पाएंगे? तो मतलब देखिए, जहां तक सर्विस में आप हो, हाँ जी, तो सरकार कहती है कि आप केवल सर्विस करो, बिल्कुल। लेकिन मेरी मान्यता ये है, यदि सरकार में रहते हुए कोई व्यक्ति अपनी अलग विधा लिए हुए है, हाँ जी, कोई अच्छा बास्केटबॉल का प्लेयर है, हाँ हाँ, उसे भी सम्मानित किया जाता है। हाँ जी, तो यदि अच्छा कोई कवि है, हाँ हाँ, उसे भी सरकार सम्मानित तो कर ही सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि सरकार सम्मानित करे तो उसमें बुराई क्या है? उसे सहयोग करे तो बुराई क्या है? हाँ हाँ। तो सरकार द्वारा भी यदि किसी कवि को उसकी प्रतिभा को पहचान करके उसे प्रोत्साहन दिया जाए तो मैं समझूंगा एक अच्छा कदम होगा। बिल्कुल सर, हमारा अंतिम सवाल है, शैलेंद्र सोलंकी जी हैं गाजियाबाद से जी। इनका सवाल यह है कि जो कवि होता है, खासकर जब स्टेज पे होता है, सर उसका दायित्व क्या होता है? बहुत अच्छी बात उन्होंने कह दी है। मैं शुरू में जब मंचों पर आया, मुझे खुद दायित्व बोध नहीं था। बस जमना है, ताली बजवानी है, हास्यरस वाले को ताली बजवानी है चाहे जैसे करे, गीतकार को ताली बजवानी है चाहे जैसे करे, वीरस को ताली बजवानी जैसे। नो, ताली एक लक्ष्य का हिस्सा हो सकता है, अंतिम लक्ष्य ये नहीं है। अंतिम लक्ष्य तो हम मंच से कोई ऐसी बात न कह दें कि जो हमारे समाज को तोड़ने वाली हो, कोई ऐसी बात न कह दें कि पिता पुत्री बैठे हों उनका सिर शर्म से झुक जाए, हम कोई ऐसी बात न कह दें, यदि राजनेता भी बैठा है ऐसी बात न कह दें उसे बैठना भारी पड़ जाए। आप शब्दों से ऐसी बात कहिएगा कि वो समझ भी जाए। बाल कवि बैरागी जी के साथ मैंने पहली बार काव्यपाठ किया और मैं था नाथद्वारा में। उस समय राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, 90-91 के आसपास की बात होगी। मैं भी उस समय लिख रहा था, ये खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो, जो कुछ अब के होता है बस, मतलब बड़ा और तालियां बजती थी, साहब क्या मार काट की कविता है। तो बैरागी जी को मैंने पत्र लिखा, मैं जमा वहाँ पर, मुझे था अब तो बैरागी जी मेरे फ़ैन हो गए होंगे, जैसा कि नए बच्चे को लगता है। अब तो क्या वाह वाह बेटा तेने क्या शेर खान पड़ा। तो मैंने उनको पत्र लिखा और मैं कहा अब पत्र आने वाला है तुरंत। उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे। बैरागी जी ने एक लंबा पत्र मुझे लिखा, मेरे पास सुरक्षित है आज भी वो पत्र। एक पुस्तक अभी मैं ला रहा हूँ जिसमें पुराने कवियों के जो मेरे पास पत्र सुरक्षित हैं, मैं उनको एक कविता उसमें बुक में ला रहा हूँ। उन्होंने एक ही शब्द में लिखा कि विनीत ध्यान से, कल तुम्हें सुना बहुत अच्छा लगा, करुण जी की परंपरा को तुम आगे बढ़ा रहे हो, लेकिन ध्यान से देखना, उत्तेजना बांट रहे हो या ऊर्जा बांट रहे हो? बहुत सही। तो मेरे को एकदम ध्यान आया, मैंने उत्तेजना बांटी है, ऊर्जा नहीं बांटी है। ऊर्जित हो करके लौटे भीड़ घर तो अच्छी बात है, कुछ करना है देश के लिए करना है, और उत्तेजना लेकर के लौटे वो विध्वंस का कारण बनता है। गीतकार ऐसा अश्लील न पढ़े, कवित्रियां इतना न पढ़ें कि चश्मा साफ कर रहे हैं दादा, वो यार वो यूनिवर्सिटी का कुलपति है जिससे तुम कह रही हो कि दादा अपना चश्मा साफ कर रहे हैं, मुझे कहाँ गिर गए हो तुम आकर के। तुम्हारी श्रृंगार के कवित्री हों या कवि हों, उन्हें इस शालीनता का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। हास्य रस के चुटकुले अश्लीलता की तरफ बढ़ जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो ये दायित्व बोध हमें रखना चाहिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या दे रहे हैं, समाज को एक सकारात्मक रुख दें, बांटने की बात तो कम से कम ना करें। सर, जो नॉर्मली वीर रस की जो कविताएं होती हैं वो कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस पे, जवानों के ऊपर होता है, तो मैं चाहूँगा कि इस सेगमेंट का समापन हम कुछ ऐसी कविता आपके माध्यम से जो सेना में जवान हैं या उनके लिए। सर, मैंने कहा कि ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। मैं अपने तमाम सैनिकों, मैंने करगिल में भी जाकर कविताएं पढ़ी है, मेरे जीवन के यदि 1-2 गौरवान्वित क्षण गिने जाएंगे तो उसमें एक गौरवान्वित क्षण वो भी होगा, मैं उसी टाइगर हिल के पास कविताएं पढ़कर आया हूँ जहाँ हमारे वो 500 बेटे की मैंने वहाँ वो देखी, उनके शिलालेख लगे हुए, जहाँ वो शहीद हो गए। बोफोर्स पे लगाई गई थी, एक चैनल ने बड़ा कार्यक्रम किया था वहाँ, मैंने वहाँ भी कविताएं पढ़ी। तो वहाँ मुझे लगा कि ये बात ऐसी है, ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की दौड़ी झुक जाएं ऐसे दिन मान नहीं रखती। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की दौड़ी झुक जाएं ऐसे दिन मान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो माँ का दूध लजा आए, भारत माँ ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। क्या भारत माँ ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती।
मैं अभी एक शो में गया था, एक टीवी शो में। हाँ जी। हमारे उस शो की एक नई विशेषता ये थी, वो एक सीन दिखाते हैं। अच्छा। और कहते हैं इस पर कुछ लिखो भी ताजा। तो उसमें एक दिखाया, एक मिग विमान के अंदर हमारा एक पायलट बैठता है, कॉकपिट को बंद करता है। हाँ जी। कहना विनीत इस पर कुछ लिखो। तो 4 पंक्ति मैंने वो और सुन लीजिए, हमारे सैनिकों के लिए है। सैनिक क्या है? हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे, बढ़ चले मृत्यु के परवाने। अब विमान उड़ रहा है। बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। तो ये मैंने कुछ सैनिकों में लिखा था। बहुत खूब। और दर्शकों मैं बता दूं कि मैं सर को सुन रहा हूं तो खुद मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सर। तो ये था हमारा दूसरा सेगमेंट, जनता जानना चाहती है। अब आइए आते हैं अपने तीसरे सेगमेंट पर, रैपिड फायर राउंड में। सर हमारा तीसरा सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड। इसमें हम आपसे 10 सवाल पूछेंगे सर। 10 सवाल में से 5 में आपकी याददाश्त चेक करेंगे, आपसे संबंधित सवाल होंगे, और 5 में हम कोशिश करेंगे कि हम आपको असमंजस की स्थिति में डालें। आपको जल्दी से उनका जवाब देना है। अगर आप 6 सवाल के जवाब देते हैं तो ये गिफ्ट आपका हमारी तरफ से रहेगा। तो सर इतने इनाम आपने जीते हैं, आज देखते हैं सर। मुझे गोल्ड जीतने की याद आ रही है, गोल्ड रैपर में है तो मुझे अपना गोल्ड याद आ रहा है, कोशिश करूंगा। बिल्कुल सर, पूछना शुरू करें। तो सर सबसे पहला सवाल, आपकी जीवन की सबसे पहली कविता जो आपने मंच पर प्रस्तुत की। वो मैंने बताया जैसा आपको, मैंने इंदिरा गांधी जी की क्या हुई थी उस समय मैंने पहला मुक्तक लिखा था, है धरा आज अंबर भी खामोश है, इस धरा का न जाने क्या हाल है। ऐसा करके मैंने उस पर लिखा था। वो मैंने सन 84 के बाद 85 में पहली कविता लिखी थी। चलिए बहुत बढ़िया सर। दूसरा सवाल, कवि के रूप में, क्योंकि वैसे तो आप टीचर रहे हैं, कवि के रूप में पहली कमाई क्या थी? 51 रुपए। 51 रुपए? कब, कहाँ? मैं तिजारा जैन मंदिर एक कवि सम्मेलन में गया था और वहां मैं सुनने गया था। अच्छा। मुझे शौक था सुनने का, तब तक मैं ये बस मैंने कहा 1-2 ऐसे लिख लिया था, लेकिन मैं कभी नहीं बना था जब तक। मुश्किल से एक वो पढ़ा हुआ जो मैंने आपको बताया। तो वहां पर नीरज जी वगैरह आए थे, निर्भय हाथरसी थे, पिताजी उन दिनों संयोजक हुआ कर, संचालक थे। तो मैं टेप रिकॉर्डर लेके सुनने के लिए गया था। तो वहाँ तिजारा जैन मंदिर में लोगों को पता लगा कि विनीत भी कुछ कुछ कविताएं लिखता है। तो किसी ने कहा अरे साहब आप इनसे भी खुरा, पिता कहले उसे कविता नहीं आती। अरे साहब इसे लिखवाओ। अब वहाँ मेरे को जो 4-5 मुक्तक थे मैंने वो पढ़ दिए। अब कहला और सुना, और मेरे पास थे ही नहीं 4 बाद में कहा खत्म हो गए मेरे पास। तो कहले कोई बात नहीं, अच्छा लगा सब लोगों को सुन के। बाद में जब वो कहले साहब एक लिफाफा मेरे को भी लाए वो। अच्छा। तो उसमें कहने लगे, पिता कहला अरे ये कोई कवि थोड़ी है। नहीं साहब तो प्रसाद है। तो मैंने घर आके देखा उसके अंदर 51 रुपए रखे हुए। कैसी अनुभूति हुई थी? मतलब ये समझिएगा मैंने 1.5-2 साल तक न वो लिफाफा खर्च किया, न वो पैसे खर्च किया, और वो मैंने सुरक्षित रखे। और आज भी चाहे मैं 1 लाख ले लूं या 1.5 लाख ले लूं, मुझे नहीं लगता वो 51 रुपए से ज्यादा भारी लिफाफा। बिल्कुल। सर आपको तीसरा सवाल है, आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले होंगे, काफी सारी प्रतिक्रियाएं मिली होंगी। सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या है अब तक, कोई याद है जिस मतलब आप प्रतिक्रिया सुनोगे तो फिर हंसोगे यार। सर बिल्कुल। मैं जब सैनिक की चिट्ठी लिखी, मेरी जो प्रसिद्ध कविता थी सैनिक की चिट्ठी, उसके बाद तो मैंने चूड़ावश्यकतावत लिखी, कर्ण पर लिखी, वीर सावरकर लिखी। तो 2-3 मित्रों के जो प्रतिक्रिया आई वो ये आई कि विनीत अपनी कविता खुद नहीं लिखता, करुण जी से लिखवाता है, पिताजी से लिखवाता है। तो मैंने कहा कि इसका मतलब मुझे कभी मान लिया गया है। ये निंदा ही मेरी प्रशंसा थी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे। सर चौथा सवाल आपसे, आपने इतने सारे कवि सम्मेलन किए हैं, सबसे बुरा अनुभव कहाँ पे रहा? मैं उस जगह का नाम नहीं लेना चाहूंगा। नहीं लेना चाहेंगे? हाँ, लेकिन मैं जगह बता देता हूँ आपको। शामगढ़ और नीमच के बीच में एक जगह है, वो कस्बा है वहाँ। अच्छा। वहाँ का अनुभव मेरे लिए अच्छा नहीं रहा। क्या हुआ था सर? दरअसल, और उसके बाद मैंने क्रॉस लगाया, जब मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। आज 15 वर्ष हो गए मैं नहीं जाता हूँ वहाँ। एक तो परंपरा बड़ी अजीब ये है कि वहाँ कवियों को पहले मंच पर ले जाकर बैठाते हैं, सामने एक भी दर्शक नहीं होता, बैठा देते हैं कि आपको दिखा करके, जैसे ना कि नेवला दिखा करके मंजन बेचा जाएगा। हाँ। पहले आप चलो। अच्छा। जी अभी 8 बजे। नहीं आप जाओगे तो आपको देख देख कर श्रोता आएंगे। अच्छा। तो हम वहां गए, हमें बैठा दिया उन्होंने। अब कह रहे हैं आइए कवि, यार वो लोगों को बीड़ी पी रहा है, कोई कह रहा उनको बुला रहे हैं।
मतलब एक सही अपमानजनक लगा। बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने आकर के उनके अध्यक्ष को कहा भी, मैंने कहा ये अपमानजनक है और हमारा ये अंतिम है। सर 5वां सवाल मेरा बड़ा पर्सनल फेवरेट रहता है, मैं हमेशा पूछता हूँ सर, पत्नी को दिया गया सबसे पहला तोहफा क्या था आपके द्वारा? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र, क्या बात है, शादी के बाद सर। चलिए बहुत बढ़िया। वो मैं जहाँ मैं जोधपुर था, हाँ, वहाँ का सोना बहुत अच्छा माना जाता है, हाँ, तो मैंने वहीं से बनवाया था वो। अच्छा, वही उनको मैंने दिया था। सर 5 सवालों के आप बड़े अच्छी तरह से जवाब दिए। अब हम कोशिश करेंगे कि हम आपको थोड़ा उलझाएं सर। जी सर आपने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, आप सर्वश्रेष्ठ किसे मानते हैं सर? देखिएगा, किसी भी पिता से ये पूछो, माँ से पूछो तो सबसे अच्छी संतान कौन सी है, तो बहुत मुश्किल है। जो दर्शकों ने जिसे ज्यादा मान्यताएं दी और मेरे भी दिल के करीब हैं, तो सैनिक की चिट्ठी मेरे बहुत निकट रही है। सर आप उसका एक अंश सुना देता हूं मैं। ये बड़ी भावुक कविता थी, मैं 4-6 दिन तक तो मैं इसे खुद नहीं पढ़ पाया था, लेकिन मैं करगिल युद्ध के समय लिखी थी। वहां से खत लिखता है वो अपनी माँ के नाम। माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता खुद शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूं, मां उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। युद्ध था भीषण मगर न इंच भी पीछे हटा हूं, मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं। मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, मां कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है सामने लो आंख के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है मां मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह शैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। तो ये न समझो मां, अंतिम लाइन कहता है, ये न समझो मां कि मैं चिर नींद लेने जा रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। मैं तुम्हारी कोख से। लंबी कविता है, उसका एक अंश मैंने। बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत सर। गिफ्ट आपका हो चुका है सर। हाँ, 6 सवाल आपने दे दिए। क्रिकेट के मैच में रबर मैं जीत चुका। सर 7वां सवाल आपसे, आपने बहुत सारे कवियों के साथ काव्य पाठ किया है सर, कोई एक का नाम अगर लेना चाहें जो आपके सर्वश्रेष्ठ सहयोगी रहे हैं, क्या किनका नाम लेना चाहें? देखिए, सहयोगी का जहां तक सवाल रहा है तो सहयोगी अब इसके अलग अलग फलक हो गए। मुझे मंच पर सबसे पहले तो लेकर आए थे गोपीनाथ उपेक्षित जी। मुझे अखिल भारतीय बनाने में योगदान रहा रमेश गुप्ता चातक जी का। लेकिन यदि सहयोगी शब्द आपने पूछ लिया है तो वो डॉक्टर प्रवीण शुक्ल दिल्ली के हास्य कवि हैं। जब मैं छोटे शहर से गया दिल्ली जैसे बड़े शहर में मैं गया, तो मैं बड़ा जैसे हिरणी आ जाती है एकदम शहर में, वो हालत मेरी दिल्ली की चकाचौंध देख कर थी। लेकिन प्रवीण जो है शाहदरा में रहते थे, पिलखवा के रहने वाले थे वो, तो वो बड़े, अरे भैया छोड़ो सब ठीक है, ये सब क्या है, तो ऐसे कहते हुए वो मेरे को ले जाते। तो मेरा साहस बढ़ा कि बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग बैठे हैं, बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं, उद्योगपति बैठे हैं, पैसे वाले बैठे हैं। तो वहां मुझे कॉन्फिडेंस क्रिएट जो मेरे को कराया उन लोगों में खड़ा होने का, तो 20-25 साल तक मंचों पर उन्होंने मुझे जो किया, बाद में तो फिर हमारे खुद के पंख निकल आए, लेकिन आरंभिक दिनों मेरे सहयोगी डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। चलिए बहुत अच्छे सर। 8वां सवाल है आपसे, आपके अंदर ना बहुत सारी आदतें होंगी, कुछ अच्छी होंगी कुछ बुरी होंगी, कोई एक ऐसी आदत जो बदलना चाहोगे? क्रोध, गुस्सा जो जल्दी आता है। ये मेरे जीवन की सारी अच्छाइयां, सारी अच्छाइयां 1 मिनट में जमीन पर ला दी जाती हैं इसकी वजह से, इस क्रोध के कारण से। तो मैं कोशिश भी खूब करता हूं, लेकिन जैसे ही कुछ बात आती है, जैसे वो 3 गलतियां पूरी होती हैं, मैं सुदर्शन चक्र चला देता हूं, विनीत से चौहान हो जाता हूं। तो ये आदत है कि ईश्वर मुझ में यदि ये ना होता तो मैं और अधिक जनप्रिय, लोकप्रिय, परिवार में, मित्रों में होता, यदि क्रोध मेरा कम होता तो। क्या बात है। और सर जिस खूबसूरती के साथ आप ये बात कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं सर, अपने आप में सर अद्भुत है। सर 9वां सवाल आपसे सर, आप बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, बहुत सारे सेलिब्रिटी से, मतलब जिनको आम लोग बड़ा हमसे आप नजदीकी तौर पर मिले होंगे, अभी भी कोई है जिनसे मिलने की इच्छा बाकी है आपकी? 2 लोगों से मैं मिलना चाहता था जीवन में। एक इस दुनिया से चली गई। कौन सर? लता जी। अच्छा, लता जी। और दूसरा मैं अमिताभ जी से मिलना चाहता हूँ कि श्रेष्ठ शिखर पर जाकर कोई व्यक्ति कितना सहज हो सकता है। ये वाक्य कह देना बड़ा आसान है कि आप बड़े इसलिए नहीं कि आप कितने बड़े आर्टिस्ट हो, आप उस दिन बहुत बड़े हो जाते हैं जब सामने वाला बैठने वाला अपने आप को छोटा ना समझे। बिल्कुल। ये चीज अमिताभ जी से सीखी जानी चाहिए। बिल्कुल। देखो कभी नहीं सर, हम चाहेंगे बिल्कुल आपकी ये इच्छा जरूर पूरी हो। सर आखिरी सवाल, कवि ना होते, वैसे तो आपने टीचर बोल दिया, पर हम चाहेंगे आप टीचर ना बोले,
लेकिन अगर कवि ना होते तो क्या होते? ये उत्तर मेरा नहीं है, ये उत्तर राज कपूर का है। क्या? राज कपूर से किसी ने पूछा था कि यदि तुम फिल्म इंडस्ट्री में ना होते हाँ। तो तुम क्या होते? जो राज कपूर ने जवाब दिया वही मेरा जवाब है। बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे। उन्होंने कहा था कि यदि मैं जूते भी गांठ रहा होता, हाँ, तो गेटवे ऑफ इंडिया पर बैठकर ऐसे जूते गांठता कि पूरी बंबई मुझसे जूते गठाती। क्या बात! मैं क्या होता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो होता वो लाजवाब होता। क्या बात सर, बहुत खूबसूरत। मैं कवि हूं, मैं टीचर हूं, मैं पिता हूं, मैं जो हूं, मैं सबसे भी ये कहता हूं, अपने स्टूडेंट से मैं ये कहता था कि जरूर नहीं आप सब लोग डॉक्टर बने, आप जो बने, आप चाय बनाते तो आप जैसी चाय फिर पूरे अलवर में ना बनती हो। आप किसान हैं तो आप जैसा किसान कोई ना हो। आप डॉक्टर फिर अद्वितीय डॉक्टर हैं फिर आप। बिल्कुल। तो जीवन में आप जो करें वो सर्वश्रेष्ठ करें। तो मैं जो होता, यदि मैं टीचर होता तो शायद मैं बहुत बड़ा ट्यूशनिस्ट होता इस शहर का कि सारी दुनिया केमिस्ट्री पढ़ने मुझसे आ रही होती। नहीं सर, खूबसूरत। और सर बहुत बधाई हो सर आपको। धन्यवाद बहुत बहुत इस दूसरे गोल्ड मेडल जीतने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सर, बिल्कुल। तो दर्शकों, ये था आज दिल से विद कमल, जो हमने कवि विनीत चौहान जी के साथ उनसे रूबरू है, उनसे बात की। सर मैं चाहूंगा कि जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर आप? हाँ, कह तो मैंने वही दिया है कि जो भी करें वो लाजवाब करें। नंबर एक बात, जीवन में आप जो भी बनना चाहते हैं, एक तो शॉर्टकट नहीं है जिंदगी में किसी भी चीज का। आप सोचें कि मैं तश्तरी में रखकर सफलता रखी होगी, नहीं। मेहनत चाहिए, जुनून चाहिए, पैशन चाहिए आपका। और पुरानी पीढ़ी हमसे कहती थी कि हम में धैर्य नहीं है। मैं आज देखता हूं कि हम में तो फिर भी कुछ था, नई पीढ़ी में उससे भी कम है। सोम ठाकुर ने एक वाक्य कहा है, उसको कहकर मैं शायद समझ पाएंगे। 56, 57, 58 वर्ष कविता लिखते हुए सोम जी को हो गए। आज उनकी उम्र लगभग 85 के आसपास ऊपर पहुंच गए। वो इतने 60-70 साल उन्होंने कविताएं लिखी। उनसे कोई बात पूछो कि आपने कविता आ गई, क्योंकि नहीं, कविता लिखना मुझे अभी नहीं आया। कविता का आंचल कभी छू छू के मुझे जाता है। जिस दिन कविता मुझे लिखनी आ जाएगी उस दिन मैं मंचों पर नहीं आऊंगा, उस दिन केवल कविता आएगी। सोम ठाकुर जैसा बड़ा गीतकार ये कहता है कि मुझे कविता लिखनी नहीं आई, तो विनीत चौहान कौन होता है कहने वाला कि मुझे कविता आ गई है? बिल्कुल। तो सतत प्रक्रिया है जीवन में, जीवन भर सीखते रहिएगा। आप एक अच्छे विद्यार्थी बनेंगे तो अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। लगातार सीखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपना समय दिया। तो दर्शकों, ये था हमारा कार्यक्रम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर किसी हस्ती से मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।